हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग मैं बहुत ही आप लोगों का रुझान अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है और कमेंट्स भी आ रहे हैं। और लगभग लगभग जो है हमारे जो है व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको भी बड़ी जो है खुशी प्राप्त हो रही है और हम आप लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू शुरू करते हैं। आगे ही उसी संविधान के टॉपिक पे, जैसे हमने इंडियन पॉलिटी में अब तक आज जो पढ़ा था उसके आगे आज हम देखेंगे द काउंसिल ऑफ देखेंगे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखेंगे हम मंत्रिपरिषद क्या होती है और राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो कैसे उसका निर्माण होता है, उसमें क्या क्या शर्तें होती हैं, उनके पद कैसे होते हैं, उनकी योग्यताएं कार सकती हैं, ये सब हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का जो रुझान जब बढ़ते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। और मैं अगर ये हमारी वीडियो आपको जो है दूसरे तक आप शेयर करते हैं, तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होती है, जिनको इस मैटर की ज़रूरत होती है, तो वो मैटर उन तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो राज्यों में जो है मंत्रिपरिषद जो होती है वो किस तरीके की होती है, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि आर्टिकल जो है भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद 163 है, वो अनुच्छेद 163 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के मंत्रिपरिषद में जो सर्वे सर्वा है, जो प्रधान है, जो जिसके पास जो कार्यपालिका का प्रधान है अर्थात राज्यपाल, उसको जो है सहायता और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद के जो है शीर्ष पर कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अर्थात प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या जो है वो मुख्यमंत्री की, मैंने प्रधानमंत्री निकल आया तो उसके लिए सॉरी करता हूँ। तो मुख्यमंत्री की जो है पद की जो है पद को रखा गया है। तो मुख्यमंत्री जो है वो क्या होगा? वो कार्यपालिका के मंत्रिपरिषद जो होगी, मंत्रिपरिषद जो है उसको राज्यपाल की सहायता करने के लिए जो एक मंत्रिपरिषद होगी, उसके प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री महोदय जी होंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि राज्यपाल के कुछ जो है अधिकारों को छोड़कर समस्त कार्य जो है मंत्रिपरिषद करती है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? चीफ मिनिस्टर जी होते हैं। चीफ मिनिस्टर कहेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, चीफ मिनिस्टर समझ में आता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो चीफ मिनिस्टर महोदय जो है राज्यों में जो होते हैं वो जो है मंत्रिपरिषद का जो है वो लीड करते हैं। और मंत्रिपरिषद जो है वो जो है राज्यपाल की सहायता के लिए राज्यों में उसका गठन किया जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो आर्टिकल 153 में रखा गया है। अर्थात भारत के संविधान का आर्टिकल 153 कहता है कि भारत की जो है कार्यपालिका का प्रधान, भारत की जो है राज्यों में जो है मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? चीफ मिनिस्टर जी होंगे। तो उसी के वे में आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो आर्टिकल 154 है उनकी नियुक्तियों का प्रावधान करता है कि राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होगा, जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति का प्रावधान जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वह कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं। राज्यपाल महोदय, राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह एक व्यवहारिक सिद्धांत है। व्यवहार रूप में तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं सैद्धांतिक रूप में। लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या होता है? जो बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करते हैं? राज्यपाल महोदय जी जो है वो बाध्य होते हैं उनका क्या करने के लिए? चयन करने के लिए। एक तरीके से देखा जाए कि जो राज्यपाल की यह शक्ति है वह कहीं ना कहीं दयनीय है। वह राज्यपाल जो है अपने इच्छा अनुसार नहीं कर सकता। इच्छा अनुसार उसके करने के लिए कंडीशन है, उसको हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। हम देख लें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल महोदय औपचारिक तरीके से करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में वही जो है चुना जाता है। जो है वर्तमान में जो है क्या होता है? पूर्ण बहुमत दल का प्राप्त नेता होता है। पूर्ण बहुमत दल जिसे अपना नेता स्वीकार कर लेती है, उसको चुनने के लिए राज्यपाल क्या होता है? बाध्य होता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे
कि राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो की जाती है, लेकिन जो है व्यवहारिक रूप से जो है बहुमत प्राप्त दल के नेता का वो क्या करता है, चुनाव करता है। तो यह जो है स्थिति स्पष्ट हो जाती है और इसी का जो है प्रयोग करता है, इसी के प्रयोग के आधार पर जो है सीएम जी का पद होता है। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हुए देखेंगे कि नियुक्ति जो है इनकी जो है मुख्यमंत्री से परामर्श लेके मुख्यमंत्री को या जो है राज्यपाल जो अन्य जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा ही होती है, राज्यपाल ही करते हैं, राज्यपाल द्वारा ही होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे हमने केंद्र में पढ़ा था, सेंट्रल में, ठीक उसी प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता तो है, लेकिन इसके लिए वह जो है मुख्यमंत्री के परामर्श अर्थात मंत्रि परिषद के मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य होता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रियों की, मुख्यमंत्री महोदय जो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय अपने मंत्रियों की सूची किसके पास भेजते हैं? राज्यपाल के पास भेज देते हैं। तो राज्यपाल के पास जब अपनी सूची भेजते हैं तो राज्यपाल क्या करता है, उनकी जो है नियुक्ति के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है। उनके नामों को ना तो हटा सकता है और ना ही अपनी इच्छा से उसमें नाम ऐड कर सकता है। कोई भी नाम अपनी इच्छा से ऐड नहीं कर सकता। कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल करीब बाध्य होता है। तो अब ये जान ले मंत्रि परिषद में कितने सदस्य होंगे, इनका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। जो मंत्रि परिषद जो बनती है वो किससे बनती है? वो जो निचले राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उन्हीं सदस्यों को मिलाकर बनती है। और किन सदस्यों के मंत्रि परिषद में किन सदस्यों को रखना है, इसका निर्णय कौन लेता है? सीएम जी लेते हैं। कौन? चीफ मिनिस्टर जी लेते हैं। अर्थात राज्य के मुख्यमंत्री यह निर्णय लेता है कि हम अपनी मंत्रि परिषद में किसे रखेंगे, अर्थात जो है दल के किस ऐसे नेता सदस्य को हम अपने मंत्रिमंडल में रख सकते हैं। तो इसका निर्णय जो है कौन लेता है? मुख्यमंत्री ही लेता है। तो कहीं ना कहीं मंत्रि परिषद के गठन के लिए जो श्रेय जाता है, जो पावर जाता है, वह जो है सीएम के पास है। और सीएम जिसका नाम सूची में डालता है वही जो है उसमें रखा जाता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जब हम इतना जान लिए कि जो है निर्माण करने मंत्रि परिषद को बनाने, मंत्रि परिषद की जो लिस्ट बनाई जाती है उसमें जो पावर किसको है? सीएम को है। अब हम देखेंगे कि 91 संविधान संशोधन के बारे में जान लें, संविधान संशोधन के बारे में जान लें थोड़ा सा। 91 संविधान संशोधन के बारे में हम देखेंगे तो उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है जो 91 संविधान संशोधन आया था वो 2003 में आया था और उसमें कहा गया था कि जो है निचले सदन के कुल जो है, निचला सदन जो होता है, निचला सदन यही पावरफुल होता है। निचला सदन अर्थात कौन सा? विधानसभा। निचला सदन किसे कहा जाएगा? विधानसभा को कहा जाएगा। अर्थात निचले सदन में जितने सदस्य होंगे उन्हीं सदस्यों का 15%, जैसे हमने कहा था, उन्हीं सदस्यों का 15% जो है मंत्रि परिषद में रखे जाएंगे। अब जितने सदस्य होते हैं राज्य विधानमंडल में, आपने राज्य विधानमंडल पढ़ा था और उसमें देखा था कि विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं, उन्हीं सीटों का 15% निकाल के जितने सदस्य होते हैं उतने सदस्य को जो है मंत्रि परिषद में रखा जाता है। बाकी क्या रहते हैं? सदस्य रहते हैं। बाकी उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाता है क्योंकि उसकी जो है एक सीमा है, उस सीमा ही तक रखा जा सकता है। और न्यूनतम भी जान ले, न्यूनतम जो है 12 हो सकती है। किसी भी राज्य में जो है मंत्रि परिषद जो बनती है उस मंत्रि परिषद में कितने कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए मंत्रि परिषद में। तो चलिए हम इतना जान लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इसके आगे क्या हो सकता है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई पद है हमारे पास, तो अब उस पद के लिए जो है उसमें जो विभाग होते हैं, विभागों का वितरण कौन करेगा, ये थोड़ा सा जानेंगे। तो विभागों के वितरण के बारे में जब हम चर्चा करते हैं
जस्ट थोड़ा सा हम आपका टाइम लेंगे। चलिए देखते हैं विभागों का वितरण। अब मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद में 3 तरीके के मंत्री होते हैं। मैंने जिसमें उसे कैटेगराइज किया था कि कैबिनेट के मंत्री होते हैं और राजसदन प्रभार मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो तीनों को जो है इनके जो कैटेगराइज कर दिया जाता है। उसके बाद इनको जो विभाग दिया जाता है, जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनको जो विभाग होता है, उनके वितरण का प्रावधान कैसे है, संविधान में कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से विभागों का वितरण जो होता है, यह भी किसके द्वारा होता है, राज्यपाल द्वारा होता है। राज्यपाल मंत्रालय का जो वितरण है राज्यपाल द्वारा ही होता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा मंत्री जो हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय होते हैं, मुख्यमंत्री के सलाह पर ही किया जाता है। अर्थात इस यहाँ भी कुल मिला के और व्यवहारिक तरीके से देखा जाए तो सीएम जो है, सीएम का वर्चस्व रहता है कि मंत्री की जो लिस्ट तैयार हुई उनमें जो विभागों का वितरण है वह लगभग वही उसका जो है सर्वे सर्वा होता है। अब थोड़ा सा आगे देख लें, जो उसके अलावा जो एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु जो कल्याण के लिए जो विशेष मंत्री बनाए जाते हैं, कल्याण के लिए जो विशेष मंत्री, अगर ऐसे किसी प्रकार का जो विभाग बनता है तो क्या होता है, विशेष होता है। तो उसके लिए जो मंत्री बनाए जाएंगे वो एक विशेष मंत्री बनाए जाएंगे और उनकी नियुक्ति जो है, जो विशेष मंत्री होते हैं उनकी जो है नियुक्ति जो है लगभग आप देखेंगे तो इन्हीं के जो है परामर्श के हिसाब से और राज्यपाल द्वारा ही क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो अब इसको ये विभागों के बारे में जान गए कि विभागों का जब बंटवारा तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है मंत्रिपरिषद के शीर्ष पर सीएम है, तो उसी सीएम के जो है सुझाव और उसके परामर्श के अनुसार जो है इनका जो है इनकी नियुक्ति होती है। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि विभागों का जब वितरण हो गया तो ये हमारे विभाग हो गए, और जो है थोड़ा सा हम आगे देखेंगे कि जो ये सदस्य हैं उन सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, मान लीजिए मंत्रिपरिषद है तो उसमें से जो सदस्य हैं, तो अब हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी। योग्यताएं हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहता है, अर्थात मान लीजिए मंत्री बनना चाहता है या मुख्यमंत्री को ही ले लीजिए, चीफ मिनिस्टर को ही ले लीजिए, तो उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अगर सबसे पहले क्या है कि इनकी जो देखेंगे तो इनकी जो है योग्यताएं होनी चाहिए कि इनकी आयु देख लें तो 25 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और किसी भी सदन की जो है सदस्यता होनी चाहिए, चाहे वह निम्न सदन हो चाहे वह उच्च सदन हो। अगर किसी भी सदन में जो है इनकी जो है क्या होनी चाहिए, सदस्यता होनी चाहिए। मान लीजिए क्या जिसकी सदस्यता नहीं है वह मुख्यमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में उसको जो है मंत्री रखा जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल रखा जाता है। लेकिन क्या होता है अगर जो है सदस्य नहीं है तो उनको क्या है, जैसे अभी आपने हाल ही में देखा था कि केशव प्रसाद जी जो है अपने विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके थे, लेकिन क्या उन्हें मंत्रालय पद मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है, उनको मंत्रालय में जगह मिली है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप सदस्य बनने की योग्यता अयोग्य हो जाते हैं तो आपको क्या होता है, 6 माह के अंदर जो है आपको क्या करना होता है, योग्यता जो है सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अर्थात ये प्रूव करना पड़ता है कि आप सदस्यता जो है ग्रहण कर 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर सदस्यता 6 महीने तक ग्रहण कर लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप क्या होते हैं, आप उस पद से पदच्युत हो जाते हैं, आपको फिर उस पर जो है परमिशन नहीं मिल पाती है। तो परमिशन लेने का योग्यता इसी प्रकार की योग्यता होती है। और असफल किए जाने पर मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप असफल हैं, ये आप नहीं कर पा रहे 6 माह के भीतर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पद स्वतः ही छोड़ देना पड़ेगा।
नहीं तो मार के क्या किए जाओगे, भगा दोगे। ये तो मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं, मार के नहीं भगाते, वो पद स्वतः ही छोड़ देते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे। योग्यता हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि शपथ किस तरीके से ली जाती है। शपथ, शपथ कौन दिलाता है, शपथ कहाँ ली जाए, शपथ कहाँ लेते हैं ये, तो ये शपथ लेते हैं राज्यपाल के समक्ष। राज्यपाल के समक्ष क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल के समक्ष इनका जो है शपथ ग्रहण होता है, और वहीं पर क्या होता है, इनको जो है दिलाई जाती है पद एवं गोपनीयता की शपथ। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कौन, किसका शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, और किसी तरीके से गोपनीयता भंग नहीं की जा सकती, या शपथ लेते हैं किसमें, आर्टिकल 143, आर्टिकल 164 सॉरी आर्टिकल 164 के क्लास 3 में ये क्या करते हैं, ये शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो मंत्रियों के जो अतिरिक्त जो है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। जैसे हम देखेंगे कि मंत्रियों की श्रेणी क्या होती है। मंत्रियों की श्रेणी हमने बताया था कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, और जो है राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, और उप मंत्री होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, हमने चर्चा किया था। और उन 3 प्रकार के मंत्रियों में जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, उनको अपने विभागों का पूर्ण अधिकार होता है। ये मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देना चाहता हूँ। उनको अपने उनके विभागों में उनका पूर्ण अधिकार होता है। वो उस विभागों को चलाने, संवारने, सजाने, और उसको जो है जो हमारे जो संविधान के अंतर्गत रह के, दायरे में रह के, उसको जो है उसके उद्देश्य तक पहुंचाने का पूरा दायित्व उनका होता है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन जो है जो उसके बाद जो आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये भी इनको जो है अपने विभागों का क्या होता है, वर्चस्व प्राप्त होता है। लेकिन जो उप मंत्री होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनको जो है अपने उसमें विभागों में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। उसमें जो है कैबिनेट मंत्री का हस्तक्षेप होता है, और कुल मिला के कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए ये मंत्री रखे जाते हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री को सहायता प्रदान करते हैं, उसी के विचार विमर्श से काम करते हैं, और उनको जो है इन्हें हटाने का पूरा प्रावधान उनके पास होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वेतन एवं भत्ते कैसे दिए जाते हैं। वेतन एवं भत्ते, इनका जो है वेतन, जो मंत्री परिषद होगी, उनके वेतन और भत्ते के बारे में क्या होगा। वेतन और भत्ते, वेतन एवं भत्ते, भाई कार्य कर रहे हैं तो वेतन एवं भत्ते ही के लिए करता है आदमी, और ये जरूरी है। आजकल के जमाने में सब कुछ है, लेकिन अगर वेतन और भत्ता नहीं है, अगर आपके पॉकेट में मनी नहीं है, तो आप बेकार हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई पद है तो उसका वेतन और भत्ता भी होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं वेतन और भत्ते कैसे दिए। वेतन और भत्तों को आर्टिकल जो है 164 क्लास 4 में वेतन और भत्ते, मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते की बात की गई है। आर्टिकल 164 के क्लास 4 में, सॉरी आर्टिकल जो है 164 के क्लास 5 में रखा गया है। तो अब हम देखेंगे राज्य विधानमंडल समय समय पर आधारित करता है। इसको जो है क्या कौन करता है, राज्य का विधानमंडल जो होता है, जो राज्य का विधानमंडल होता है, वही जो है इनके वेतन और भत्ते की समय समय पर क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि इनको कितना वेतन और भत्ता दिया जाए। इसका अधिकार किसका है, राज्य विधानमंडल का। और राज्य विधानमंडल में होते कौन कौन से हैं, मैंने शुरू में ही बताया था कि विधानसभा और विधान परिषद, यही सदस्य मिलके, मतलब जैसे केंद्र में सांसद को पावर होती थी, वैसे जो यहाँ राज्य विधानमंडल में इनको पावर है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे, वेतन और भत्तों के बाद देखेंगे कि इनके और कौन से कार्य क्या हो सकते हैं। तो इनका कार्यकाल के बारे में थोड़ा जान लें कि कार्यकाल, अगर पद है तो कार्यकाल भी होगा, आप जानना चाहेंगे। तो कार्यकाल, इनका कोई कार्यकाल इनका जो है वो क्या है, विधानसभा के विश्वास मत पर ही, विधानसभा के विश्वास पर ही आधारित है। अर्थात जब तक विधानसभा बनी रहती है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। अगर विधानसभा भंग हो गई तो यह पद से स्वतः ही क्या होता है, पद खत्म हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे, और सामान्यतः जो है आप जानते ही हैं, सामान्यतः इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी जो है क्या है, पदभूमि हो सकते हैं। लेकिन कब, जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और सरकार भंग हो जाए, अर्थात मंत्रिमंडल भंग होने के बाद
सवाल ही नहीं उठता, फिर पुनः चुनाव होगा, राष्ट्रीय शासन लग जाएगा, चलिए राज्यपाल का शासन लग जाएगा। चलिए फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किसी मंत्री का व्यक्तिगत कार्यकाल, मुख्यमंत्री और जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, जो मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों का कार्यकाल जो है वो मुख्यमंत्री जो महोदय होते हैं उनके विश्वास पर क्या होता है, उनके विश्वास पर बना रहता है। अर्थात मुख्यमंत्री जब तक मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक मंत्री जो है अपने पद पर बने रहते हैं, वरना मुख्यमंत्री के सलाह पर ही, मुख्यमंत्री जी के सलाह पर ही क्या करते हैं राष्ट्रपति महोदय, इनको जो है पद से विमुचित कर देते हैं। अर्थात हाथ कहीं ना कहीं उनमें जो है मुख्यमंत्री का ही होता है, लेकिन एक नाम आ जाता है राज्यपाल जी का। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उत्तरदायित्व क्या होता है। इनके उत्तरदायित्व क्या क्या हो सकते हैं। जब मंत्रिपरिषद बन गई तो उन मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी कार्य होंगे, अर्थात वो जो है किस चीज के लिए उत्तरदायी होंगे, इनका उत्तरदायित्व भी जान लेते हैं। उत्तरदायित्व, और उत्तरदायित्व हम किसका देख रहे हैं, मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद अर्थात जिसके शीर्ष पर कौन है, सीएम जी हैं। चलिए वो देखें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने शुरू में ही जाना कि यह जो है देखेंगे तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अर्थात ये जो कार्य करेगी वो उसका जो है कार्य का अपने जो लेखा जोखा जो कार्य किया उसका जो रिजल्ट होगा वो किसको बताएगा, विधानसभा को वो रिजल्ट बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम, हम किस तरीके से अपने मंत्रालय को चला रहे हैं, या हम अपने मंत्रालय को में क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो इसका जो है कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से ये किसके प्रति जो जिम्मेदार होते हैं, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से मतलब अकेले कोई मंत्री मिनिस्टर कोई अकेले, तो वह जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, राज्यपाल के। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मंत्रीगण संयुक्त रूप से अलग अलग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रीगण होते हैं, मंत्रीगण संयुक्त रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, देखेंगे तो अगर जो मंत्रीगण संयुक्त रूप से अलग अलग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानमंडल के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये चीज हमें देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखें तो मंत्रीगण के कर्तव्यों का आचरण और निर्वाह जो है जनता के प्रति, लेकिन मंत्रीगण का जो है मंत्रीगण जो होते हैं उनका जो है कर्तव्यों का निर्वाहन या कार्यों ही ले लीजिए, कार्यों के निर्वाहन और आचरण के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो ये व्यक्तिगत रूप से जो है जनता के प्रति जो है क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से जनता के प्रति ही क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। हमारी बात थोड़ा लिखने में अगर हमको थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो हमारी बात पे गौर कीजिए कि हम क्या रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए देखें। और विधानसभा और मंत्रिपरिषद द्वारा जो विधेयक होता है उसे अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर विधानसभा मंत्रिपरिषद द्वारा रखे गए किसी विधेयक को, चूंकि विधानसभा के सदस्य ही क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में होते हैं, तो विधानसभा अगर किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर दे, मतलब अस्वीकार कर, ऐसा कोई विधेयक आए तो जब उसमें सहमत की बात हो तो विशेष बहुमत से जो है अगर जो है विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो समस्त मंत्री क्या होते हैं, समस्त मंत्रिपरिषद जो होती है
जो समस्त मंत्रिपरिषद होती है वो उसे क्या होता है, समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाता है। ये नियम है। अगर विधानसभा किसी विधेयक पर सहमति नहीं व्यक्त करती है तो जो विधेयक बनाया गया है उस पर असहमति होने से जो मंत्रिपरिषद होती है उसे क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इतना जब काम हो जाता है तो संवैधानिक तर्क विफल होने पर आपात की घोषणा के समय सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद जो होता है क्या होता है, पद विमुक्त हो जाता है। जब आपात की उद्घोषणा हो जाती है तो उस समय क्या होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है वो क्या होता है, पदच्युत हो जाता है, उसका कोई मान्य नहीं रह जाता, फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर नीति संबंधी कोई मामले बनाए जाते हैं, नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद किस प्रकार से जिम्मेदार होती है, सामूहिक रूप से। पूरी मंत्रिमंडल जो होती है सामूहिक रूप से क्या होती है, जिम्मेदार होती है। टर्म हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। परंतु भ्रष्ट आचरण एवं व्यक्तिगत, अगर आचरण मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री का व्यक्तिगत रूप से, यह भी जान लीजिए कि परंतु व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का आचरण, परंतु व्यक्तिगत रूप से आचरण अगर भ्रष्ट है, आचरण भ्रष्ट है किसी मंत्री का, या उसके ऊपर कोई दोष सिद्धि हो जाती है तो क्या होता है, उसके लिए उसे क्या होता है, दोष सिद्धि के लिए संबंधित मुख्यमंत्री क्या होता है, फिर उससे जो है संबंधित जो मुख्यमंत्री है वो जो है क्या होगा, वो जिम्मेदार होगा। अगर नीति संबंधी मामलों में कोई दिक्कत होती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी आचरण, मतलब उसका सही आचरण नहीं हो, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, और व्यक्तिगत रूप से अकेले ऐसा कोई मंत्री है जो अपने आप में ही अपने आप मतलब किसी को समझता ही नहीं और वो अपने आप ही ऐसे निर्णयों को लेकर अड़ा रहता है, तो जो संविधान के दायरे में नहीं है तो क्या होता है, उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली क्या है। कार्य प्रणाली के बारे में जान ली थोड़ा सा। मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली, अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि कार्य प्रणाली क्या है। मंत्रिपरिषद की जो है मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण इकाई है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण इकाई, मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण क्या है, इकाई है। और इसी पे मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेता है। और मंत्रिमंडल ही क्या करता है, महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेता है। मामले तो बनाती मंत्रिपरिषद है, लेकिन जो मंत्रिमंडल होती है, पूरी मंत्रिमंडल, वो जो विषय बना है क्या वो विषय सही है, उस पर निर्णय लेने का अधिकार पूरे जो है मंत्रिमंडल को है। और बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार, जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है वह जो है सप्ताह में कितनी बार होती है, सप्ताह में एक बार होती है, सप्ताह में एक बार होती है। परंतु मुख्यमंत्री चाहे तो बैठक, परंतु मुख्यमंत्री जो होते हैं अगर वो चाहे तो किसी भी समय आपात बैठक बुला सकते हैं। मतलब अचानक आवश्यक बैठक क्या करते हैं, बुला सकते हैं, उसके पास पावर होता है और सभी मंत्रियों को आना पड़ेगा, इसमें कोई बहाना वाना चलता होता नहीं। तो चलिए ठीक है, बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करते हैं। उस समय जब बैठक होती है तो मुख्यमंत्री जो है महोदय जो ऐसी बैठक बुलाते हैं तो उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कौन, मुख्यमंत्री अर्थात सीएम जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। और गण पूर्ति की कोई शर्त नहीं होती है। उस समय जो गण पूर्ति होती है कि इतने कोरम होना चाहिए, तो गण पूर्ति की उस समय कोई शर्त नहीं होती है, क्योंकि यह जो है विशेष बैठक होती है।
तो कार्यवाही के दो प्रमुख नियम होते हैं। जो कार्यवाही होती है उस समय जो कार्यवाही होती है, कार्यवाही के दो प्रमुख नियम होते हैं। क्या होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। गोपनीयता, अब गोपनीयता के बारे में थोड़ा समझ लें। अगर जैसे कोई गोपनीयता, अगर कोई अक्सर देखे होंगे जो जब मान लीजिए बजट पेश करना हो, बजट पेश करना हो तो बजट पेश करने का अधिकार किसको होता है? वित्त मंत्री को होता है, राज्य वित्त मंत्री को होता है। राज्य वित्त मंत्री जी को जो है बजट पेश करने का अधिकार होता है। लेकिन यह बजट पेश करने से संबंधित जितने मंत्रिमंडल में, जितने मंत्रिपरिषद में जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों से क्या लेता है? सलाह लेता है, परामर्श लेता है, और फिर सीएम महोदय जो होते हैं उनकी इच्छा अनुसार क्या होता है? बजट को पेश करता है। और बजट पर आप कभी भी देखे होंगे, जब बजट पेश होता है, क्या हमें बजट में जो पेश होना है कभी उसकी कोई जानकारी मिल सकती है? नहीं। तो यही होती है गोपनीयता। जो गोपनीयता को बनाए रखना जो है इनका क्या होता है? कार्यवाही की गोपनीयता को बनाए रखना होता है। अर्थात जो वित्त मंत्री जो बजट पेश कर रहे हैं उसमें जो है मंत्रिपरिषद का जो है समर्थन प्राप्त होता है। अर्थात मंत्रिपरिषद उसमें वित्त में किस टैक्स को घटाना है, किस टैक्स को बढ़ाना है, किस टैक्स को कम करना है, कहाँ कर लगाना है, सारे प्रावधान जो है अपने आप में ही मंत्रिपरिषद समझती है। लेकिन पेश जो है वो वित्त मंत्री करता है, और वित्त मंत्री इससे पहले जो है मंत्रिपरिषद से सलाह ले लेता है, और आज्ञा किसकी होती है? सीएम की होती है। और यही जो पेश करते हैं, और विधानसभा में आप देखेंगे जब विधानसभा में संबंधित मंत्री जो है, जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, जब वो विशेष जब सत्र चल रहा होता है तो सत्र में जो है अपने जो है भाषण जो प्रस्तुत करते हैं, कभी भी देखेंगे तो वहाँ जो होते हैं, जो इनकी जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो इनकी सदस्यता होती है जो बहुमत में रहती है, तो क्या करते हैं? थपथपाने लगते हैं। अर्थात वो कुछ भी जैसे नियम कायदे कानून में चेंजेस करके जो पेश कर रहे हो, वो चाहे उचित हो या मतलब उस समय के व्यवहार में चाहे ठीक हो या ना हो, लेकिन उसका क्या करते हैं? अपने जो सदस्य की वो क्या करते हैं? वो मेज को थपथपाते हैं। अर्थात देखा होगा ये राज्यसभा का भी चल रहा था सत्र, तो उसमें जो है वाह वाह करते हैं और उसको थपथपाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं आधार होता है कि वो सब मतलब एक तरीके से सहमति उनकी प्राप्त होती है। तो चलिए, और जो विपक्षियां हो, जो विपक्ष होता है वो जो है इसका क्या करता है? इस पे प्रतिरोध करता है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसी पे में हम आगे बढ़ते हुए इतना देख लिए। अब हम आगे देखेंगे कि जो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, इतना हमने देख लिया कि मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली किस तरीके से चलती है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्य एवं शक्तियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कार्य एवं शक्तियां, क्या मंत्रिपरिषद के पास कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो हम देखेंगे शासन की नीति का निर्धारण, शासन की नीति का निर्धारण, यह जो है मंत्रिपरिषद की शासन के संबंधी नीति का निर्धारण। तो इसमें जो है सभी जो मंत्रिमंडल होती है, तो मंत्रिपरिषद को जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद को जो है क्या पावर होता है? नीतियों का निर्धारण करना, नीति बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना, ऐसी नीति और नियम बनाना जो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का क्या करे? विकास कर सके। ऐसी नीतियों को ये लोग बनाते हैं और उसे क्रियान्वयन करते हैं अपने अधीनस्थों के माध्यम से, या अपने जो है अधीनस्थ जो सरकारी प्राधिकारी हैं उनके माध्यम से उस नीति को क्रियान्वित करते हैं। और राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का जो है प्रभार भी क्या होता है? इनका होता है। और जो इनके विभाग होते हैं, जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों के जो अपने अपने विभाग हैं, उन विभागों को अपने जो है कार्यप्रणाली को देखते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है? शासन की नीति का निर्धारण जो है करने का जो है प्रावधान संविधान में किसको दिया गया है? मंत्रिपरिषद को ही दी गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उच्च पदों पर जो नियुक्तियों संबंधी, जो उच्च पद पर नियुक्तियां हैं राज्य में, उच्च पदों पर नियुक्ति है, उस नियुक्ति का जो है वो नियुक्ति को जो उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में क्या करते हैं? नियुक्ति के संबंध में
राज्यपाल महोदय को। राज्यपाल ही नियुक्तियां लगभग जैसे केंद्र में राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है राज्यपाल जो है, राज्यपाल महोदय जो है नियुक्ति, राज्यपाल जो महोदय नियुक्ति करता है, जो राज्यपाल महोदय जो नियुक्तियां करते हैं उसमें जो है उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी जो है जो राज्यपाल करते हैं उनके उसमें परामर्श जो है कौन प्रदान करता है, मंत्रिपरिषद। अर्थात मंत्रिपरिषद के शीर्ष पे कौन है, मुख्यमंत्री। अर्थात मुख्यमंत्री के परामर्श से ही शीर्ष पदों पर जो है नियुक्ति का कार्य भी किया जाता है। इनकी कार्य और शक्तियों के अंतर्गत आता है। वो उच्च पद कौन कौन से हैं थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो उच्च पद जो है नियुक्तियां जिन पर करते हैं राज्यपाल को जो परामर्श प्रदान करते हैं तो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि महाधिवक्ता और महाधिवक्ता जो सेंट्रल में, केंद्र में इसी का, जैसे यहाँ महाधिवक्ता है राज्य में, तो केंद्र में कौन थे, केंद्र में थे महान्यायवादी। और महान्यायवादी के कार्य में हमने पढ़ा था कि वो जो है सरकार का मुख्य क्या होता है, सरकार का वकील होता है। और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का कोई भी मैटर जाता है तो उसकी वकालत वहां करता है। अर्थात सरकार के कानूनी नियमों को जो देख रेख होती है उसके अंतर्गत होती है। तो यहाँ जो है जैसे महाधिवक्ता केंद्र में है, ठीक उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य में है। तो राज्य महाधिवक्ता का कार्य भी यही होगा। महाधिवक्ता का थोड़ा सा समझ लीजिए आप। उसके बाद आप देखेंगे तो महाधिवक्ता के पास बात जो है राज्य में जो लोक सेवक होते हैं, लोक सेवा आयोग, राज्यों के लोक सेवा आयोग के सदस्य, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, यही राज्यपाल महोदय जी करते हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है मंत्रिपरिषद का क्या होता है, मंत्रिपरिषद का हस्तक्षेप होता है। अर्थात उसके जो है परामर्श सुझाव के आधार पर ही राज्यपाल महोदय जो है राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। एक टर्म आपको और जानना होगा कि राज्यपाल जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन हटाने का प्रावधान उन्हें नहीं है। हटाने का प्रावधान किसको है, राष्ट्रपति महोदय जी को है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इतने पदों की नियुक्ति कर रहे हैं, इसके बाद से कौन पद आते हैं। तो आप देखेंगे राज्य में विश्वविद्यालय जो होते हैं, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, ये टर्म आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपकुलपति का जो है की नियुक्ति भी जो राज्यपाल करते हैं, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करते हैं, परामर्श लेके करते हैं, या मंत्रिपरिषद उनको परामर्श देता है। उसी के हिसाब से वो जो है राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति का चयन करते हैं। अर्थात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति जो हैं उनकी जो है मान लीजिए तो उनका जो है उनकी आपने देखा होगा नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की गई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद का हस्तक्षेप होता है। तो आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, ये टर्म याद रखेंगे कि कुलपति की नियुक्ति करते हैं। कुलपति जो राज्यों के विश्वविद्यालय होते हैं, कुलपति कौन होते हैं, वर्तमान समय जो राज्यपाल रहता है वही जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो है कुलपति जो होता है वो राज्यपाल होता है। अर्थात वही राज्यपाल को कुलपति की नियुक्ति करता है विश्वविद्यालयों में, राज्य के विश्वविद्यालयों में। ये टर्म थोड़ा सा याद रखना बहुत जरूरी था। और विधानमंडल में शासन का जो प्रतिनिधित्व होता है, विधानमंडल में शासन का जो प्रतिनिधित्व होता है वह भी मंत्रिपरिषद करती है। अर्थात मंत्रिपरिषद ही जो विधानसभा में जो शासन का प्रतिनिधि होता है वह मंत्रिपरिषद ही होती है। अर्थात मंत्रिपरिषद जो है किसी भी विधेयक को मंत्रिपरिषद बनाती है और उसको पेश करती है। और जो विधेयक पेश करती है तो विधेयक पेश करने के लिए उसके बाद जो उसके सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, अगर वो उनको उसका समर्थन नहीं प्राप्त है तो वो विधेयक जो है पास नहीं हो पाता है। और ऐसे में क्या होता है जो है फिर उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद जो है विघटित हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन जो है जैसे आपने केंद्र में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई जो है वित्त संबंधी है तो वित्त संबंधी जो पेश करने का प्रावधान कैसे था, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में वो प्रावधान है।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमने शुरू में ही देखा था। जो कानून व्यवस्था है उसको भी बनाए रखने का आधार बनाए कानून व्यवस्था को बनाए रखने का प्रावधान मंत्रिपरिषद को है। मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्री जो होते हैं कानून व्यवस्था लाइन ऑर्डर को भी कायम करने के लिए हमने शुरू में ही चर्चा करी, इसी टॉपिक में पढ़ाते हुए हमने इसके पहले चर्चा की थी। तो उसके बाद हम थोड़ा सा अब देखेंगे कि वैधानिक कार्य जो होते हैं वह भी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो हमारे संविधान में जो वर्णित हैं, जो विधान ऐसा विधि द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह भी जो है ये मंत्रिपरिषद के कार्यों में आते हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे वित्तीय शक्तियां जो हैं, वित्तीय शक्तियों में बजट पेश करने का हमने बताया प्रावधान। तो बजट पेश करने का जो प्रावधान बताया था वह भी जो है इसमें जो है बजट को घटाना, बढ़ाना या कम करना या ज्यादा करना और जो कोई कर लगाना, टैक्स लगाना, ये सारी चीजें जो हैं इनके जो है कार्य एवं शक्तियों के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले जो इसमें जो टर्न थे, जो पॉइंट थे, उन पॉइंटों पर हमने चर्चा की और तो लगभग जो है मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा सा जान लिया। अब मंत्रिपरिषद के बाद जो हम थोड़ा सा देखेंगे, मंत्रिपरिषद में हमने बार जो है देखा कि मंत्रिपरिषद के शीर्ष पर जो है कौन है, मुख्यमंत्री महोदय हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, वो सीएम ही होगा, स्टेट का सीएम। तो हम थोड़ा सा स्टेट के सीएम के बारे में जानेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे छोटा सा और उसके बाद हम मिलेंगे अपने आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। चलिए, धन्यवाद।